सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथों धोखा खाए, लूटे गए, सहारा द्वारा बेसहारा किए गए मेरे प्रिय साथी, निवेशकगण, एजेंट, सहारा के पूर्व कर्मचारी, मेरे भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, अभी 4 दिन पहले 12 मार्च 2024 को मेरे मित्र श्री अभय देव शुक्ला जी, जो कि आप लोगों के द्वारा उनके द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा, क्या नाम पूरा, के अध्यक्ष हैं, के साथ भारत के कोने कोने से आए हुए सैकड़ों कार्यकर्ता और सहारा के निवेशक साथियों, भाइयों और बहनों के साथ मैंने PIL यानी जनहित याचिका, अंग्रेजी में बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, को एक बृहद तरीके से तैयारी करके और भारत के योग्यतम और ईमानदार आदरणीय वकीलों की फौज को अपने साथ खड़ा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने के विषय में चर्चा हुई थी। और चर्चा में यह निर्णय लिया गया था कि मेरे नेतृत्व में पूरे सहारा ग्रुप, जिसमें सहारा की 4 सोसाइटीज एवं 5000 फ्रॉड कंपनीज होंगी, उनके विरुद्ध और उनके द्वारा भारत के लूटे गए मेरे भाई बहन 35 करोड़ निवेशकों का, यदि उनका परिवार मिला लिया जाए तो 100 करोड़ भारतीयों का 35 लाख करोड़ रुपए, भाइयों और बहनों, अगर 15 साल का 20 साल का ब्याज मिला ले तो 100 लाख करोड़। राक्षस और महाराक्षस सहारा के समुदाय ने, जिसका रावण से भी बड़ा राक्षस सुब्रत राय 14 नवंबर 2023 को कुत्ते की मौत मरा। और कुत्ते की मौत इसलिए कह रहा हूं कि उसकी मौत पर उसके परिवार का एक भी व्यक्ति उसके साथ नहीं था, उसके पास नहीं था। दोनों लड़के सुशांतु रॉय और सीमांतु रॉय विदेशों में या मैसेडोनिया में, जहां अपने पाप की कमाई से सुब्रत राय ने उनको भेजा, वहां अय्याशी कर रहे थे। बाप के मरने पर, उनके संस्कार करने के लिए भी उन लड़कों में जरा भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लड़कों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। 40 साल इस महापापी सुब्रत राय ने हमारे भारत के गरीबों को, भोले भाले लोगों को बेदर्दी से लूटा, छला, धोखाधड़ी की और अय्याशी करी। उस लूट के पैसे से एक अच्छा भाग उसने देश के राजनीतिज्ञों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, जजों को, IAS, IPS, IRS के बड़े अधिकारियों को देश भर के जब के बांटा रिश्वत के रूप में। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी यह आदमी जिंदगी में मात्र 2 साल, धन्यवाद दूंगा उन माननीय महामहिम और परम आदरणीय जजों का, जिन्होंने इसको तिहाड़ जेल भेजा था। बड़ी मुश्किल से 2 साल रहा। उसके बाद ऐतिहासिक पैरोल हुई। आज तक पूरे देश में 8 साल की पैरोल होते मैंने नहीं देखा, लेकिन इस राक्षस को 8 साल की पैरोल बगैर किसी जेन्युइन लीगल आधार की मिली। चलिए, कोई बात नहीं भाई,
अरबों खरबों का मालिक, लूट का, पैसे का, कुछ भी कर सकता था। अब आज वो सारी अपनी उत्तराधिकारी उसी के साथ पिछले 40 वर्षों से लगे हुए, साथ दे रहे, दूसरे रावण, दूसरे कंस, दूसरे महिषासुर, भस्मासुर जैसे महाराक्षस ओपी श्रीवास्तव को दे गया है, उसको चेयरमैन बना गया है। और अपनी राक्षसनी बीबी को, डकैतिन बीबी स्वप्ना राय को चेयरमैन उसने पहले दिन से ही बनाया, 40 साल से है। आज भी वो सारे ग्रुप की को चेयरमैन है, को चेयरपर्सन है। तो भाइयों और बहनों, इस महाचंडाल ग्रुप के खिलाफ मैं अजय टंडन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आप सबका पैसा, मैं ब्याज के आज तक का ब्याज कोशिश कर रहा हूं, बर्थ सेट के हिसाब से 2% महीने का ब्याज मिलना चाहिए। और यह भी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी फीस मैं लेता हूं, जो भी खर्चा पास तक हुआ है, वो भी मैं इस महापापी सहारा ग्रुप से वसूल करूं, छीन के ले लूं, इनका गला दबा के ले लूं, ताकि आपके जेब में 1 रुपए का भी बर्डन ना आए। ये मेरा प्रयास है। अब मैं कितना सफल होता हूं ये वक्त बताएगा, और ये हमारे ठाकुर जी जानते हैं। लेकिन कोशिश मैं पिछले 6 साल से 15 से 18 घंटे मेहनत कर रहा हूं। जितना मुझसे बन पड़ रहा है, अपने आप को मैंने खपा दिया है आप लोगों के लिए। मेरा जीवन ऐसे बड़े कांडों पे जनता को न्याय दिलाने के लिए, भारत की 143 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी बोल रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, 100% ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ, ज्ञान के साथ, मेहनत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े धोखाधड़ी, छल कपट, फर्जी मूल्यवान सिक्योरिटी, अब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिभूति को असली बताकर ठगने वाले सहारा ग्रुप के खिलाफ PIL यानी जन याचिका को दायर करने के मामले में श्री अभय देव शुक्ला जी के साथ मीटिंग में उपस्थित करीब 250 कार्यकर्ता और निवेशक, जो कि भारत के कोने कोने से आए थे, को हम लोगों ने दायर करने का निर्णय मिल करके लिया। अब बगैर समय गंवाए हुए मैंने 13 तारीख से ही PIL यानी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ड्राफ्टिंग शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। और उसी तैयारी के मामले में आज ये पहला वीडियो है। इस मामले में कई वीडियो मुझे डालने पड़ेंगे। साथियों, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, 2 माह में संपन्न हो जाएंगे, नई संसद का गठन हो जाएगा, पुराने लुटेरे जाएंगे, नए लुटेरे आएंगे। और इस मौके पर मैं कुछ उक्तियां यानी कोट्स आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो कि कुछ विद्वान व्यक्तियों ने कही है। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, घर का मतलब देश, क्योंकि मैं 143 करोड़ लोगों को अपना परिवार, मोदी की तरह नहीं, ईमानदारी से उनके लिए मेरा एक एक मिनट समर्पित है, पूरी ईमानदारी से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना कोई नेता बनना, ना अभिनेता बनना है, ना कोई सांसद बनना, ना विधायक बनना है। कभी ईमानदार भारतीय पार्टी आई राजनीति में तो
ईमानदार लोगों को ढूंढ के मैं सांसद बना दूंगा, विधायक बना दूंगा। कभी ठाकुर जी ने चमत्कार किया, सत्ता में भी आ गए। तो मुझे कुछ नहीं बनना है, जो बनेगा वो हमारी ईमानदार लोगों की सेना बनेगी। ये मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं कि झूठ और मक्कारी करूं। मैं अजय टंडन हूं। मुझे इसी तरह साधारण छोटे से घर में रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हजारों करोड़ फीस भी मिलेगी तो वो मैं भाइयों और बहनों पूरे देश के पीड़ित और परेशान और दुखी मानवता की सेवा में समर्पित कर दूंगा। ये मेरा आपको वादा है। तो मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। बहुत अच्छी बात कही है। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े यानी ये नेता लोग पूरा मुल्क खा गए। इसका उदाहरण अभी एसबीआई के बॉन्ड में सामने आ रहा है। 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इन चोर राजनीतिज्ञों ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, सब ऊपर जाकर के चोर और बेईमानी करते हैं। कुछ नहीं करते, इसके अलावा अपना घर भरते हैं। इनको चाहिए पहले वोट चाहिए, फिर नोट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और उसके बाद पूरे देश भर को लूटना चाहिए। सहारा के संबंध में ये बात पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बेईमान धोखेबाज सुब्रत राय ने मात्र 2000 रुपए से प्रारंभ करके पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ का साम्राज्य अपनी किसी काबिलियत या मेहनत से नहीं बनाया भाइयों और बहनों। क्योंकि सुब्रत राय ने जिंदगी में कभी कोई मेहनत नहीं करी, कोई वैध व्यापार नहीं किया, सिवाय अय्याशी का कुछ नहीं किया। उस आदमी ने जो भी किया जनता को लूटने का व्यापार किया, और ओपी श्रीवास्तव के साथ मिलकर किया। यह भी उतना ही बड़ा लुटेरा है। ओपी श्रीवास्तव ने अनेक बार निवेशक लोग मिलने गए तो तमाम बातचीत में उसने अनेक खुलासे किए, जिसका एफिडेविट मैंने माननीय अदालत में दिया है। तो ओपी श्रीवास्तव के अनुसार सुब्रत राय नाम का डकैत कहता था कि भैया 1 लाख लूटो जनता से, और 10,000 रुपया सरकारी मंत्रियों को, जजों को, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को बांट दो। ये सब तुम्हारे गुलाम होकर तुम्हारी मदद करेंगे। और पिछले 40 सालों में यही हुआ। साथियों, किसी ने कहा है सरकार में भ्रष्टाचार का विरोध देशभक्ति का उच्चतम दायित्व है। यही मैं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार का विरोध आखिरी सांस तक करता रहूंगा, और आपसे भी सबसे यही कहता हूं, आइए पूरा दम लगा दीजिए, इस पापी रावणों की लंका को तहस नहस कर दीजिए, आग लगा दीजिए, फांसी में लटका दीजिए। अपना एक एक पाई, मैं पेनल्टी के, मैं कंपनसेशन के वसूल करिए। सब जमीनें बेच दीजिए, इनके घर बेच दीजिए, इनके बर्तन बेच दीजिए सालों के। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, युवाओं का कर्तव्य है, आप में से अनेक युवा हैं, मेरे भाई बहन हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करना। महान व्यक्ति कर्ट कोविंद ने कहा था, भ्रष्टाचार वेश्यावृत्ति से भी बढ़कर है। वेश्यावृत्ति किसी व्यक्ति के नैतिक स्तर को खतरे में डालती है, परंतु भ्रष्टाचार निर्विवाद रूप से पूरे देश की नैतिकता को खतरे में डालता है। एकदम सही है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई आसान नहीं है दोस्तों, न कभी थी और न कभी होगी। कठिन लड़ाई है ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं। खाली चांडाल सहारा ग्रुप के खिलाफ ही नहीं है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ है, ये राज्य सरकारों के खिलाफ है, ये न्यायपालिका के खिलाफ है, ये कार्यपालिका के खिलाफ है, ये तमाम देश में फैले भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के खिलाफ है। आपको बता दूं इसी में कि मैं पीआईएल में एक फोटो डाल रहा हूं, उसमें करीब 50 फोटो हैं, जिसमें लिखता है, हर साल डायरी छपाता था, आज भी छपाता है, और लिखता है डायरेक्टर्स निर्देशक। डायरेक्टर कौन है? पूर्व
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय आरपी सिंह साहब, 1 महीने के लिए रहे वो। पूर्व जस्टिस आंध्रा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह साहब, जो बाद में गवर्नर बने, इसके डायरेक्टर। माननीय न्यायमूर्ति प्रभाकर मिश्रा साहब, जो अनेक हाई कोर्टों के जज बने और चीफ जस्टिस बने। माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी शायद सुब्रमण्यम साहब, और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के दो चीफ सेक्रेटरी, देवी दयाल और एक और कोई नाम है, वो डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर रिजर्व बैंक मिस्टर अमिताभ घोष, डायरेक्टर। कंपनी लॉ बोर्ड चेयरमैन, रिफॉर्मर, ये सारे भूतपूर्व हैं, नौकरी में जिंदगी भर लूटते हैं और उसके बाद आकर के सहारा क्या 10 लाख 20 लाख रुपए महीना लेकर के और उसके लूट गैंग में शामिल हो गए। यही हुआ। अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए, सेबी का भी एक बड़ा अफसर मधुकर, इसका डायरेक्टर। बैंकों के रिटायर्ड चेयरमैन इसके डायरेक्टर। कंपनी लॉ बोर्ड के रिटायर्ड चेयरमैन इसके डायरेक्टर। कोई देश का बड़ा राजनयिक ऐसा नहीं बचा। यहां पूरा देश जिनको मानता है, माननीय अभी नहीं रहे हमारे बीच टीएन शेषन साहब, वो इसके डायरेक्टर। बताइए, उनको इसने गुमराह किया होगा पक्का। ऐसे 50 नाम हैं भाई और बहनों, सेलिब्रिटीज, सबको फोटो दिखा दिखा के कि अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं, ऐश्वर्या राय हमारे यहाँ डायरेक्टर है, कपिल देव हमारे यहाँ डायरेक्टर है, लिएंडर पेस हमारे यहाँ डायरेक्टर है, टेनिस खिलाड़ी, और राज बब्बर हमारे यहाँ डायरेक्टर है। ऐसे 50 नहीं, सब मिला लेंगे तो ये भाई साहब कम से कम 100 नाम है। जिससे कि दो बातें हुई। एक तो निवेशक गुमराह हुए, उन्होंने देखा कि इतने पूरा देश इनके डायरेक्टर है, ये क्या गड़बड़ करेंगे, चलो पैसे लगा देते हैं, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ जो भी था उनके पास लगा दिया। दूसरा, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर सक्सेना इसके डायरेक्टर हैं यूपी के। अब बताइए, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अगर किसी थाने में फोन कर देगा, जो किया उन्होंने, अलीगंज थाना सहारा भवन के अंतर्गत आता है, या सहारा भवन उस थाने के अंतर्गत आता है। 5000 फर्जी कंपनियां और 4 सोसाइटी फर्जी के कॉर्पोरेट ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस वही है, और एक एफआईआर नहीं लिखा पाया मैं। पिछले 6 साल से लगातार 2 बार अनशन कर चुका हूं वहां पे। इतना तगड़ा नेक्सस है भ्रष्टाचार का। सुना है मैंने कि अलीगढ़ थाने को 50 लाख रुपए महीना दिया जाता है, और ये महीना ये रुपया कमिश्नर पुलिस, डीएम लखनऊ, कमिश्नर लखनऊ, और चलिए मुख्यमंत्री मान लिया, ईमानदार हैं हमारे योगी जी, उनके जो आसपास के लोग हैं वहां तक जाता है। रकम कहिए 50 लाख की, 1 करोड़ रुपए महीना हो। यही कारण था कि एक भी एफआईआर पिछले 6 साल में हमने कम से कम 50 बार आदरणीय योगी जी को सबूत के साथ 10-10 हजार पेज की भेजी है, नहीं हुई। यही कारण है। आप कुछ भी कर लीजिए, भ्रष्टाचार की ताकत भी कम नहीं है, और उसका ये रिजल्ट है कि आप कानपुर में मैंने 1-1 लाख पेज की 2 एफआईआर लिखाई, गोविंद नगर में 1 लाख पेज की 1 लिखाई, उन्नाव में लिखाई। 3-3 साल हो गए हैं भाई साहब, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई ट्रायल नहीं। यह है भ्रष्टाचार का असली चेहरा। सक्सेना साहब ने सबको फोन कर दिया, बैठे रहो आराम से। चीफ सेक्रेटरी जो यूपी के थे उन्होंने फोन कर दिया,
दो दो तीन तीन चीफ सेक्रेटरी इनके नौकर रहे, सुब्रत राय का जूता साफ कर रहे थे, क्या बताएं। लेकिन मैं अजय टंडन एक बार पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो, उसमें आग लगा के रहूंगा, उसको हरा के रहूंगा, हरा के रहूंगा, आपका एक एक पाई दिला के रहूंगा, और इन कमबख्तों को चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, जेल में आजीवन सड़ा के रहूंगा। एक एक पाई इनकी बिकवा दूंगा, भिखारी बना दूंगा इस ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय के बच्चों को, कमीनों को, चोरों को। आइए अब मैं आता हूं अपनी पीआईएल पर। भारत के भ्रष्टाचार, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो न्यायपालिका का हो, चाहे वो कार्यपालिका का हो, चाहे वो मीडिया जगत का हो, सभी प्रकार का भ्रष्टाचार भारत रूपी देश के शरीर के लिए एक कैंसर है भाइयों और बहनों। यदि कैंसर, शरीर में कैंसर होगा तो शरीर का कोई भी अंग को बर्बाद होने से रोका नहीं जा सकता है, काम नहीं करेगा। और यदि ना रोका गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म ना किया गया भाइयों और बहनों, तो भारत भी एक दिन श्रीलंका जैसा भिखारी देश बन जाएगा। एक जो दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान, उसका भी यही हाल है कि उसके जो रक्षक हैं सेना के लोग, वो एक नंबर के वर्ल्ड क्लास भ्रष्ट हैं। एकदम बर्बाद हो गया, बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन मैं अपने भारत से प्यार करता हूं, इसलिए बोलता हूं, जो मोदी स्टाइल में मत समझिएगा, मैं अपने मन से बोल रहा हूं, अपने दिल से बोल रहा हूं, आत्मा की आवाज है। देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। ये मेरा आप सबको वादा। मेरा मकसद, आप एक बात और समझ लें कि आजादी की आंदोलन के बाद ये उससे भी बड़ी लड़ाई है, जब हमको भ्रष्टाचार की गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त कराना है। मेरा मकसद कोई सांसद या विधायक बनना नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि सहारा के भ्रष्टाचार के माध्यम से भ्रष्टाचार रूपी कैंसर जो भारत के चारों स्तंभों में फैल चुका है, उसका जड़ से उपचार करना। 40 वर्षों में जो लोग भी सहारा के भ्रष्टाचार के साझी बने हैं, उनके कपड़े उतारकर बीच चौराहे में खड़ा करना है, और संभव हुआ तो कसाब और उसामा बिन लादेन की तरह कुत्तों की मौत मारना है। आइए अब मैं बताता हूं सहारा की पीआईएल यानी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तैयारी की रूपरेखा क्या है। साथियों, सबसे पहले मेरा निवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होगा कि सहारा के संबंध में भारत के संविधान और संविधान के अंतर्गत बने महत्वपूर्ण कानूनों की जो अवमानना की गई है, हुई है, जानबूझ के की गई है, अपमान हुआ है, अवज्ञा हुई है, उस पर माननीय न्यायमूर्तियों का ध्यान केंद्रित करना और उसकी जड़ों तक जाना, और कानूनों का सहारा के संबंध में पूरी तरह सख्ती से, तुरंती गति से, तुरंत अमल में लाकर सहारा पीड़ितों को लाभ दिलवाना, उनका पैसा उनके घरों पे पहुंचाना। जिन कानूनों की होली जली है भाइयों और बहनों, हत्या हुई है, उनमें प्रमुख रूप से है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे बर्ड्स एक्ट। और इस बर्ड्स एक्ट की धारा 6 के अनुसार इस कानून को प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के साथ 1978 से ही लागू किया गया है। 78 से ही इस बेईमान ने अपना काला धंधा और चोर बाजारी शुरू करी। साथियों, बर्ड्स एक्ट की कानून आए 5 वर्ष हो गए, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है, शर्म आती है कि बर्ड्स एक्ट की और ये सारा कानून मोदी सरकार को, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि मोदी सरकार एक अच्छा कानून लाई। मेरी हमेशा से आदत है और आगे भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो सरकारें, जो नेता अच्छे काम कर रहे हैं, उनका मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा और करता हूं।
इसी कड़ी में मोदी सरकार को इसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन नमन करता हूं कि वे बर्ड्स एक्ट बहुत अच्छा कानून लाए। दिक्कत क्या है, कानून तो बहुत आ गए, अगर कानून पढ़ा जाए तो इस देश में कानूनों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं। कमी है उसको सख्ती से लागू कराने वालों की। हो क्या रहा है, अपने राजनीतिक द्वेष या विद्वेष के कारण ये जहां चाहते हैं जिस कानून को किसी के गले का फंदा बनाना बना देते हैं। इसी कड़ी में लोग कहते हैं ना, ईडी और सीबीआई को बिल्कुल इनका तोता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप बनाइए, राजनीति करनी है करिए, लेकिन जो गरीब है हिंदुस्तान का 100 करोड़ कम से कम उस कानूनों का पूरा फायदा मिलना चाहिए। ये निवेदन है मेरा परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पहला, आप किसानों को 500 रुपया महीना मत दीजिए, लेकिन इन्हीं निवेशकों में हजारों किसान हैं जिनसे आपके शरण में और आपके इनडायरेक्ट सहयोग से इस पापी सहारा ने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लूटा। अरे भैया, उनकी मेहनत की कमाई उनको दिला दीजिए, उन पर 500 रुपए दे के बड़ा एहसान मत कीजिए। ये मेरा कहना है। तो फिर कहूँगा कि मोदी सरकार बर्ड्स एक्ट का कानून बहुत अच्छा कानून लाई, इसके लिए पुनः उनको साधुवाद। लेकिन खेद का विषय है कि बर्ड्स एक्ट की एक भी धारा का अनुपालन भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री, जिनके अंतर्गत सहारा की चारों सोसाइटी है, माननीय कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, जिनके अंतर्गत सहारा की 5,000 फर्जी कंपनियां हैं। मोदी जी ने घोषणा की थी प्रधानमंत्री बनते ही, शायद अगले वर्ष में, जब लाल किले में खड़े हुए, कि हमने 1 लाख या 2 लाख क्या बोले थे फर्जी कंपनियों को बंद किया। सहारा की एक भी फर्जी कंपनी बंद नहीं हुई। और अगर हमें मौका दे दिया जाए तो मैं ऐलानिया साबित कर दूंगा कि सब के सब 5,000 फर्जी कंपनियां फर्जी हैं, अवैध हैं, शेल हैं। इनको बंद करके और इसके पीछे छुपे खूंखार चेहरों को, सुब्रत राय तो मर गया, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, सीमांतु राय, जेबी राय, तमाम, ओपी श्रीवास्तव का लड़का रजत प्रकाश, इसने एक लीगल कंपनी बनाई, एथिना लीगल। ये वकील करके आया लंदन से लूटना हिंदुस्तान को। अकेले एथिना लीगल ने सहारा ग्रुप से अभी तक के 40 साल के इतिहास में कम से कम 100 करोड़ रुपए ले लिया, एकदम फर्जी। उसकी बीवी रेणु प्रकाश, जो इसने, ओपी श्रीवास्तव ने सहारा से पैसा मार के 1,000 करोड़ पतंजलि, बाबा रामदेव ढोंगी के पतंजलि में लगा दिया, जिसमें बीवी इसकी त्रिशूल नाम की वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, लड़का रजत प्रकाश पार्टनर है। सब चोर। तो हम ये कह रहे हैं कि इन कानूनों का लाभ दिलवाइए और ये फर्जी कंपनियों को तत्काल बंद करके इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक एक एंट्री की जांच कराइए और असली सैकड़ों हजारों चेहरे जो छुपे हैं उनको सामने लाइए, आजीवन कारावास कराइए, गरीबों का पैसा वापस करिए। पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी बर्ड्स एक्ट के मामले में नहीं निभाई, कतई नहीं निभाई। पूरे देश के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ने, माननीय जजों ने बर्ड्स एक्ट को पूरी सख्ती और पारदर्शिता से लागू कराने में, खासकर सहारा के संदर्भ में, सुई के नोक के बराबर भी देशभक्ति का परिचय नहीं दिया। बहुत देशभक्त बनते। इस संबंध में मैं बहुत तारीफ करता हूं माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की। ये अपने आप में अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन ईमानदारी खाली रुपए की लेन देन की नहीं होती है। ईमानदारी खाली 370 आर्टिकल खत्म करने की नहीं होती है। ईमानदारी का मतलब है देश के कानून का एक एक शब्द गरीब जनता के हित में इस्तेमाल किया जाए, उसको कहते हैं ईमानदारी।
लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री से लेकर सहकारिता मंत्री, कंपनी कार्य मंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री सभी राज्यों के, सबने जुडिशियल डिसऑनेस्टी की है। न्यायिक भ्रष्टाचार इसको कहते हैं। बैठे आराम से। और यदि बर्थ एक्ट के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 को पढ़ा जाए भाइयों और बहनों, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अपने पद पर एक दिन भी बने रहने का नैतिक और विधिक अधिकार नहीं है। चलो अब तो वैसे ही जा रहे हैं, लेकिन फिर आ जाएंगे 500 तो लुटेरे। क्या किया जाए। और साथियों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथन भारत की संसद की 14 सांसदों की एक दल 2019 और 20 में पूरे भारत के दौरे पर निकला और बर्थ एक्ट के अनुपालन की स्थिति को जानने की कोशिश की। और इन 14 सांसदों ने भारत की लोकसभा के पटल पर रिपोर्ट नंबर 6 दिनांक 24/3/2021 को रखा और रिपोर्ट के हर लाइन में मेरे द्वारा कई सभी बातों को, सभी आरोपों की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा किसी ने कुछ नहीं किया, हिंदुस्तान लुटता रहा, कानून बनता रहा, आत्महत्याएं होती रही और देश का टॉप क्लास 2-4-5 करोड़ आदमी जिंदगी का मजा लेता रहा। हमारा 100 करोड़ भाई बहन एक एक तिल मरता रहा, एक एक रोज मरता रहा, तिल तिल करके मरता रहा, आज भी मर रहा है। अब बर्थ एक्ट आपका इन मंत्रियों की और अधिकारियों की, आईएएस की, आईपीएस की अलमारियों में शोभा बढ़ा रहा है। कुछ ने तो पढ़ा तक नहीं है। घनघोर अपमान हुआ है। देश के महत्वपूर्ण कानून जो सारे निवेशकों के लिए बनाया गया, इसके लिए मैंने पहले भी धन्यवाद दिया, फिर दे रहा हूं, लेकिन एक लाइन का भी उसका अनुपालन नहीं हुआ। मैंने पूरे देश के सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, सारे कैबिनेट मंत्रियों को बार बार पत्र लिखा और हजारों लाखों निवेशकों के सबूत दिए, बर्थ एक्ट की कॉपी भेजी, सांसदों के रिपोर्ट की कॉपी भेजी कि बाबूजी इतना कर दो कि इनका कानूनन हक है बर्थ एक्ट के हिसाब से, खाली एक लाइन लिख दो, इनका पेमेंट हो जाएगा, अनुपालन करा दो। पूरे देश में आप सोचिए करीब 1000 सांसद और करीब 5000 विधायक होंगे और सारे आईएएस को भेजा, आईपीएस को भेजा, आईआरएस को भेजा, मंत्रियों को भेजा, मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को, कोई सुनने वाला नहीं है। और आप कहते हैं हमारी 0% टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन। मैं कहता हूं तुम्हारी 100% टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन। आप जुडिशियल करप्शन के अपराधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सहकारिता मंत्री मिस्टर अमित शाह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। खुली बहस कर लो, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। मेरा अपना 1 रुपया भी सहारा में नहीं लगा है। मैं प्राण दे रहा हूं इस देश के लुटे हुए 35 करोड़ लोगों के लिए। पुनः एक बार सभी देश के देशभक्तों से कहूंगा, जो मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने और तमाम मंत्री बने बैठे हैं, खाली उस एक्ट को उठा लीजिए, उसका अनुपालन फोन उठा करके अपने डीएम को, अपने कमिश्नर को देश भर में सर्कुलर जारी कर दीजिए कि अनुपालन करिए, इसकी रिपोर्ट दीजिए। और अगर ये काम 3 महीने के अंदर ना हुआ तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। अभी देखिए 6 महीने में खाली ये बर्थ एक्ट आप लोगों का, सहारा के एक एक निवेशक का रुपया, मैं आज तक के ब्याज के, मैं कंपनसेशन के, पेनल्टी के दिला देगा। मसला खाली कानून के अनुपालन का है। अब दूसरी बात ले लीजिए। एक संविधान पीठ का जजमेंट आया, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी,
68/2008, दिनांक, पुराना फैसला है, 12/11/2013, जिसमें 5 जजेस की पीठ ने खाली इस बात पे निर्णय दिया 40 पन्नों का कि भाई एफआईआर करने के पहले पुलिस को कुछ देखना चाहिए या नहीं, जो परेशान करती है पुलिस। सारे राज्यों के एडवोकेट जनरल वहां राज्य की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत किए। अंत में यह निर्णय हुआ, जो कि निर्णय के पन्ना नंबर 39 पैरा नंबर 111 में लिखा है कि संज्ञेय अपराधों के मामले में सहारा के सारे मामले, सारे अपराध संज्ञेय हैं, सब भ्रष्टाचार के हैं, फौर्जरी के हैं, आजीवन कारावास के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संज्ञेय अपराधों के मामले में सूचना मिलते ही पुलिस का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो मुकदमा दर्ज करे। मुकदमा दर्ज करने से पहले किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, कोई जांच नहीं होगी। भाई और बहनों, मैंने सारे देश के सारे थानों में एफआईआर भेजी है आप लोगों के लिए, विद सबूत भेजी है, आपके निवेश के साथ भेजी है, ललिता कुमारी के जजमेंट के साथ भेजी है। जब मैंने अनजल त्याग के अनशन किया, तब जाकर के कानपुर के काकादेव थानों में 2 एफआईआर, गोविंद नगर में 1 एफआईआर, एक उन्नाव में एफआईआर, एक अंबाला में। ये सब मेरी अपने प्राणों की बाजी लगाने के बाद हुआ। अब सोचिए, कौन कहता है हम आजाद है? पहले अंग्रेज चले गए, वो लूट रहे थे, आज ये सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके लूट रहे हैं। फर्क कोई नहीं है, उससे ज्यादा लूट रहे हैं। अंग्रेजों को पहचानते थे ये हमारा दुश्मन है, इनको तो पहचानते भी नहीं, ये हमारे बीच में आकर के ही हमको ठग रहे हैं। मुझे तो आज तक एक भी कोई नेता ईमानदारी की परिभाषा में आता हुआ नहीं दिखा, एक भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस नहीं दिखा। चलिए, बीआईएल के माध्यम से सहारा ग्रुप के सभी पीड़ित जनों की तरफ से मेरी पहली बहस, पहला संवैधानिक आक्रमण बट्स एक्ट का 2019 का देशव्यापी अपमान और इसको तत्काल प्रभाव से सख्ती से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लागू कराना है। क्योंकि मैं मानता हूं और मेरा दृढ़ मत है कि यदि बट्स एक्ट की पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने अधीन कार्यरत आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के माध्यम से लागू करवा दें भाई और बहनों, तो पूरे भारत का भुगतान मैं ब्याज के आज तक के अधिकतम 6 माह में हो सकता है। गारंटी है मेरी। मुझे बना दो उस आयोग का चेयरमैन, एक आयोग बना दो, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, साबित कर दूंगा हर चीज, और 6 महीने में एक एक पाई दिलवा दूंगा। और इन कमबख्तों को फिर कहता हूं, चाहे वो 1 लाख हो, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय सरीखे, इनको आजीवन कारावास करा दूंगा, इनको भिखारी बना दूंगा यदि। तो ये बहुत जरूरी है। मेरा दूसरा आधार होगा सहारा की चारों सोसाइटी के संदर्भ में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के प्रत्येक प्रावधान की सहारा सोसाइटी द्वारा धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया, कतई नहीं किया। और इसके लिए मैंने बड़ा अध्ययन किया। मैंने करीब 200 पेजेस का एक बृहद सेक्शन वाइज, धारा वाइज ब्यौरा माननीय अमित शाह और उनके पहले थे मिस्टर तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको, उसके बाद अमित शाह जैसे आए उनको भेजा कि सहारा की सभी सोसाइटियों ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का पहले दिन से धज्जियां उड़ा दी है, एक भी अनुपालन नहीं किया है। इसका रजिस्ट्रेशन ही गलत हुआ, इसने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, इसने कोई उसका अनुपालन नहीं किया। मैंने राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को, भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को, सहकारिता मंत्रालय के आईएएस अधिकारियों को भेजा और निवेदन किया था कि सहारा की चारों सोसाइटी के पंजीयन दिनांक से प्रथम निरस्त कर दिया जाए। पूरे भारत सहारा प्रबंध तंत्र, जिन्होंने चारों सोसाइटी ने बैंक खाते संचालित किए हैं,
प्रबंधकीय फैसले लिए हैं, उनमें मुख्यतः ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी रॉय, सुशांतु रॉय, सीमांतु रॉय और जो मर गया सुब्रत रॉय, कर्णेश अवस्थी और अन्य हैं को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाकर आजीवन कारावास की सजा दिलवाई जाए। ये मैं भेज चुका हूं, अगेन बताता हूं, पूरे देश में। क्योंकि चारों सोसाइटी का गठन सहकारिता आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों के नीतियों के अनुपालन के लिए कतई नहीं किया गया, जैसा कि भारत की दो बड़ी सहकारिता कंपनी के मामले किया गया है, जैसे अमूल है या इक्को है, जिसका नाम माननीय सहकारिता मंत्री बार बार लेते हैं। अरे 1 लाख जो फर्जी सोसाइटीज है उनका नाम क्या नहीं लेते हो? बेवकूफ बनाते हो देश को। एक भी इसका सहकारिता सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया। सारों की चारों सोसाइटी में 1 से लेकर 100 तक बिंदु तक, ए से लेकर जेड तक सहकारिता कानून की हत्या का अंबार है। भाइयों और बहनों, साथियों, पिछले 12 वर्षों से 10 लाख से अधिक शिकायतें सहकारिता मंत्रालय को, भारत सरकार को, सहारा की चारों सोसाइटी को उनके विरुद्ध प्राप्त हुई है। सहारा क्रेडिट सोसाइटी का गठन 2010 में किया गया, जिस समय सेबी ने सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन के 3 करोड़ निवेशकों से 40,000 करोड़ से अधिक की अवैध वसूली फर्जी सिक्योरिटी देकर के ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर के नाम से, बॉन्ड्स के नाम से का घोटाला पकड़ लिया सेबी ने, जिसको सेबी ने और सेट ने, यानी उनकी जो अपीली संस्था ने, अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31/8/12 अपील नंबर 9813 के 270 प्रश्नों के निर्णय में एक लाइन मैंने पढ़ी है, बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। और शुरुआत सेबी ने वर्ष 2009 में कर दी, जब सहारा ने पाया कि सेबी उनके काले कारनामों को जान चुकी है, अब हम पकड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तो सहारा ने अपने काले कारनामों को सोसाइटी का नकाब पहनाया। आप सोचिए, और 2010 में सहारा क्रेडिट का रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट में किया गया। उपरोक्त दोनों कंपनी के जमा धन को कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर किया गया। इसको कहते हैं कन्वर्जन। यह पहला अपने तरीके का फ्रॉड है कि एक कंपनी से एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, एक सोसाइटी से कंपनी, यह कन्वर्जन अपने आप करता रहा और निवेशकों को 1 रुपया ना मिला, खाली कागज मिले, इधर से उधर, उधर से इधर। क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को, अब सुनिए, भारत सरकार का फ्रॉड सुनिए। भारत के कानून निर्माताओं ने दूषित मनोभावना के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये जो 1 लाख फर्जी सहकारी समितियां हैं, इसमें ज्यादातर, आप 40, 50, 75 साल भारत का इतिहास उठा लीजिए, एक महाभ्रष्ट आदमी है शरद पवार, जो तमाम समय सहकारिता मंत्री रहा, उसकी सैकड़ों कोऑपरेटिव सोसाइटी में भूमिका है, या उसके लड़के लड़की, उसके डायरेक्टर या उसके सब करता रहता। ऐसे तमाम मंत्री, तमाम नेता सोसाइटियों के आड़ में अरबों खरबों का खेल खेला। तो सरकार ने क्या किया, भाई ये तो अपने भाई हैं, लूट रहे हैं हमारे साथ साथ, तो इनको बचाओ। तो इन्होंने सेबी एक्ट को और कंपनी एक्ट को सहकारिता, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से अलग रखा, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का कानून या उसकी जो कंपनी सोसाइटीज हैं उन पर सेबी एक्ट या कंपनी एक्ट लागू नहीं होता। बड़े खुश हो गए सहारा वाले कि एक बड़ा तरीका मिल गया बड़ा घोटाला करने का। 15 लाख करोड़ का घोटाला 4 सोसाइटीज के माध्यम से 15 करोड़ निवेशकों से कर डाला, और उसका साथ दिया इन कानूनों ने, जिसमें सोसाइटी के अंतर्गत इतनी ढील दी है कि ना तुम्हें कंपनी एक्ट छेड़ेगा और ना ही तुम्हें सेबी एक्ट छेड़ेगा। सेबी से डरता था ये, तो सेबी भाग गई, सोसाइटी में उसका दखल ही नहीं है। भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों को दिए गए इस उपहार का पूरा फायदा सहारा ने उठाया,
एक के बाद एक 4 सोसाइटी बना डाली। भाइयों, 2010 में सहारा क्रेडिट, 2014 में सहारियन यूनिवर्सल, 2012 में, 14 से पहले 12 में हमारा क्रेडिट और 14 में स्टार मल्टीपर्पज। इन तीनों कंपनी जो मैंने नाम लिए, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग, सहारा कॉमर्शियल का सारा 40,000 करोड़ जमा धन, रुपया और ज्यादा था। इसने कन्वर्जन के तहत तीनों कंपनियों का चारों सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया और भारत सरकार को यह बताया, ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है और उसको मान लेता है उस कंपनी में भुगतान हो गया। तो इसने भारत सरकार और सेबी को यह समझा दिया, कंपनी कार्य मंत्रालय को, कि देखिए हमने भुगतान कर दिया। टोटल फ्रॉड, टोटल चीटिंग, टोटल धोखाधड़ी, और एक पैसे का भुगतान नहीं किया। निवेशकों को सिर्फ कागज मिले और कुछ नहीं मिला। माननीय सहकारिता मंत्री के अनुसार चारों सोसाइटी में, खुद अमित शाह साहब ने कहा है कि 10 करोड़ से अधिक निवेशक हैं, जबकि वास्तविक आंकड़ा 15 करोड़ का है और वास्तविक मैच्योरिटी राशि 15 लाख करोड़ की है। मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सहारा की चारों सोसाइटीज का एक एक दिन का, एक एक ट्रांजैक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, ताकि पूरे सहारा ग्रुप का केंद्र बिंदु चारों सोसाइटीज के वित्तीय अनियमितताओं, वित्तीय स्थितियों पर पूरी पारदर्शिता संभव हो सके और इन सोसाइटी के पीछे छिपे काले चेहरे, डकैत बेनकाब हो सके, जिसमें सुब्रत राय की मौत के बाद मेन नाम है ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी रॉय, सुशांतु रॉय, सीमांतु रॉय, चांदनी राय, ऋचा रॉय और ओपी श्रीवास्तव के लड़के रजत प्रकाश, रेणु प्रकाश, और ये महा बेईमान कर्णेश अवस्थी और उसके ऑडिटर्स, उसके ऑफिसर्स, उसके कर्मचारी और उसके 10 लाख वो एजेंट जो पैजामा पहन के घर में आराम कर रहे हैं। उनको मैं कहूंगा ये धोखेबाज हैं उन निवेशकों के जिनको इन्होंने फंसाया। जब भी कभी जेल जाएंगे तो ये 10 लाख एजेंट भी जाएंगे, नोट कर लीजिए। या तो सामने आओ, अपने निवेशकों की मदद करो, उनको पैसा दिलवाओ, नहीं तो तुम भी बराबर के अपराधी माने जाओगे। चलिए, इन सोसाइटी के पीछे बेनकाब हो सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने कि एक ईमानदार आईएएस अधिकारी, एक ईमानदार मिला, विवेक अग्रवाल। ये मतलब ये इनके काम से मुझे लगता है ईमानदार थे, बाकी क्या कह सकता हूं। ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार एवं सेंट्रल रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल आईएएस ने 18/8/2020 को अपने पत्र संख्या 11017/48/2018 के द्वारा सेक्रेटरी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसके द्वारा बताया गया कि उनको सहारा की चारों सोसाइटी के संदर्भ में हजारों शिकायतें मिली हैं। हालांकि शिकायतों का आंकड़ा अलग अलग बयानों में अलग अलग है, मेरे हिसाब से लाखों मिली। माननीय रजिस्ट्रार महोदय ने पत्र में लिखा, सहारा क्रेडिट सोसाइटी जो कि वर्ष 2010 में बनी 22 राज्यों में कार्यरत है। सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी जो कि 2014 में बनी 17 राज्यों में कार्यरत है। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 2012 में बनी 15 राज्यों में कार्यरत है। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव जो कि 2014 में बनी 14 राज्यों में कार्यरत है। उन्होंने आगे लिखा, जिन लोगों ने चारों सोसाइटी बनाई उन्हीं लोगों ने सहारा ग्रुप के अंतर्गत हजारों कंपनियां पंजीकृत कराई। देखिए, क्लियर कर दिया। माननीय रजिस्ट्रार के अनुसार सहारा क्रेडिट ने 4 करोड़ लोगों से 47,245 करोड़, सहारियन यूनिवर्सल ने 3,71,00,000 निवेशकों से 18,000 करोड़, स्टार मल्टीपर्पज ने 37 लाख लोगों से 8,470 करोड़, हमारा इंडिया ने 1,80,00,000 लोगों से 12,958 करोड़ इकट्ठा किए। ये पत्र मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एकदम लिखा पढ़ी में बातचीत है। माननीय रजिस्ट्रार महोदय के अनुसार इन चारों सोसाइटी में कुल इकट्ठा 86,673 करोड़ में से 62,643 करोड़ एमबी वैली लिमिटेड में,
भाइयों और बहनों, 5 लाख करोड़ का ये अय्याशी का अड्डा महाराष्ट्र में लोनावाला के पास इस आज के महारावण ओसामा बिन लादेन और जो भी आप बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम लो, उनसे भी बड़ा सुब्रत राय ने अपने दोनों लड़कों को, सुशांतु राय और सीमांतु राय को डायरेक्टर बनाकर 10,000 एकड़ जमीन में 5 लाख करोड़ से अधिक का आशियाना बनाया। बड़े बड़े रईसों, बड़े बड़े अरबपतियों को उसमें 20-20 करोड़ के, 25-25 करोड़ के अय्यास गा दिए। जहां सब कुछ है, आप बस रुपया खर्च करिए और क्या कहते हैं उसको, अब क्या बोले, तमाम हूरें आपको मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा। तो ये रुपया, ये तो एक रकम है 62,643। एक्चुअली उस एमबी वैली में अकेले सोसाइटीज का करीब, जो डिटेल है मेरे पास, 3 लाख करोड़ से अधिक ट्रांसफर हुआ है, हो सकता है और ज्यादा हो। इसके अलावा सुब्रत राय की अन्य कंपनियों में भी भारी राशि स्थानांतरित की गई सोसाइटी से। इनके नाम है सारा इंडिया कॉमर्शियल, सारा प्राइम सिटी, सारा हाउसिंग, सारा फाइनेंशियल, सारा इंडिया और सारा हॉस्पिटलिटी। उस हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, अब बताइए, हॉस्पिटलिटी का अस्पताल भाइयों और बहनों 2,000 करोड़ों में बेचा ओपी श्रीवास्तव, सपना राय ने 940 करोड़ दिखाया, 1,060 करोड़ खा गए ये दोनों मिलके और दोनों लड़कों को दे दिया। सब फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। और ये सारा रुपया 2,000 करोड़ निवेशकों का रुपया था, इनको बंटना चाहिए था। इस पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार महोदय ने यह भी बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्जी लाभ दिखाकर, जो कि एमबी वैली की खरीद बिक्री के शेयर द्वारा अर्जित किया गया था, फर्जीवाड़ा किया गया और रकम से 2,253 करोड़ सहारा से भी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इसलिए इसी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29/3/2023 को एक याचिका, पिनाक मोहंती की याचिका पर एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई गई भारत सरकार के द्वारा और उसमें आदेश किया गया कि 5,000 करोड़ सारा सेबी अकाउंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किया जाए, 5,000 करोड़। और यह आदेश दिया कि 9 महीने में ये निवेशकों को पूरा पैसा पूरी पारदर्शिता के साथ बांट दिया जाए। अब हुआ क्या 9 महीने में, अब तो 10-11 महीने हो गए। कुल 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ मिला, जबकि आवेदन कितने आए, 81 लाख आवेदन आए और उसमें एक बहुत बड़ी रकम में भी मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ के क्लेम किए गए। अब दिक्कत क्या है कि 5,000 करोड़ ट्रांसफर होने के बाद सेबी कहती है कि ये रुपया इन कंपनियों का अब हम नहीं देंगे, और ये 5,000 करोड़ तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं 5,000 करोड़ भी बढ़ जाता, लेकिन सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्री, उसके रजिस्ट्रार और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए, ये जस्टिस सुभाष रेड्डी और एडवोकेट गौरव अग्रवाल, सब के सब भाइयों और बहनों जुडिशियली डिसऑनेस्ट निकले। ये टोटल फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। कुछ नहीं किया गया, बेवकूफ बनाया गया। खाली लाखों निवेशकों को चिट्ठी दे दी गई, आपका मैचिंग नहीं कर रहा, आपका ये नहीं कर रहा, आपका ये नहीं कर रहा, ते नहीं कर रहा। मैंने खुद 6,000 निवेशकों की तरफ से बार बार डाला, एकदम सब चीज मैचिंग कर रही है, एक पैसा नहीं मिला। ये टोटल फ्रॉड है। अगर कानून की चले तो सहकारिता मंत्री को जेल जाना चाहिए, जस्टिस सुभाष रेड्डी को जेल जाना चाहिए, गौरव अग्रवाल को जेल जाना चाहिए, रजिस्ट्रार विजय कुमार को जेल जाना चाहिए। क्या तरीका है ये? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सीधा सीधा अपमान है, कंटेम्प्ट है। उपरोक्त पत्र के बाद उपरोक्त रजिस्ट्रार ने
सहारा ग्रुप प्रबंधन से निवेशकों से प्राप्त रकम उसके इस्तेमाल के संबंध में अनेक बार सवाल किए, लेकिन कभी कोई उत्तर नहीं मिला। जहां तक एसएफआईओ का मामला है, भारत सरकार की कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में जानकारी देते बताया था कि एसएफआईओ द्वारा 31 अक्टूबर 18 से ही सहारा ग्रुप की कंपनियां सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोडक्ट रेंज, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और 27 अक्टूबर 2020 से एसएफआईओ ने एमबी वैली, क्यू सिटी डेवलपर्स, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा प्राइम सिटी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट की जांच शुरू की जा रही है। कुल मिला के भाइयों बहनों 9 कंपनियां, 3 कंपनी की जांच 5 साल से चल रही है, 6 कंपनी की जांच 3 साल से चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ। एसएफआईओ भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है। करोड़ों रुपए की रिश्वतें सहारा ग्रुप से उसको जा रही हैं और वो ये जांचें अभी 10 साल चलाएंगे, अन्यथा कोई और साधारण आदमी हो जो घूस ना देता हो, तुरंत एसएफआईओ की टीम आएगी, एफआईआर करेगी और उनको उठा लेगी। सारे कर्मचारियों को, इनको सबको बहुत अपनी वो देशभक्ति दिखाएंगे। 1 नंबर के भ्रष्ट लोग हैं एसएफआईओ के। 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई जांच, और जांच करी भी तो जांच कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। अब ये सवाल उठता है कि ये कैसे होगा? तो ये होगा माननीय भाइयों और बहनों मेरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के माध्यम से। हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के महामहिम जजेस, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात को, मेरे दर्द को समझेंगे और मैं 100% कानूनन बात कर रहा हूं, कोई हवा में नहीं कर रहा हूं, सबके सबूत है मेरे पास। इसलिए यह मुद्दा आपको पीआईएल फाइल होने के बाद हल होता दिखेगा। अब दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी आज से 1.5 साल पहले। तब भी कहा था उच्च न्यायालय ने कि 3 महीने में भुगतान कर दीजिए, नहीं किया। दिल्ली उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया, उसका भी मामला पीआईएल में उठाऊंगा। एक बात अवश्य कहूंगा कि मुझे निवेशकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से आर्थिक क्षेत्र में कोई खास मदद नहीं मिल रही है। मुझे फीस अपनी नहीं चाहिए, फिर कहता हूं, फीस लूंगा आपको पैसा दिलाने के बाद। जब आपके खाते में रुपया आ जाएगा तो एलानिया मैं बोलता हूं कि मुझे 10% रिकवरी अमाउंट का चाहिए। वो भी अपने घर में नहीं रखूंगा, अपने कोई ऐशो आराम में खर्चा नहीं करूंगा। उसके लिए हमारी दर्जनों हमारे गरीब भाई बहनों के लिए योजनाएं, जो मेरी आदत है, कम से कम 80% उन योजनाओं में ये पैसा लग जाएगा, इसलिए वो नहीं है। चलिए, वो हमारा मामला है। लेकिन आज की डेट में मैंने वीडियो डाला, कल परसों डाला कि सब निवेशकों का पूरा, आप फिर कह रहा हूं, पूरे देश के निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का मामला, मैं जो 30,000 कोर्ट में ये इनका गला ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय का फंदे में आ चुका है। और इसके अलावा कानपुर में 2, 3, उन्नाव में 1, अंबाला, जो मेरे अंडर में है, जिसको मैंने बड़ी मेहनत करके लाखों पन्ने की तैयार की है, जिसमें एक में चार्जशीट भी लग गई है। वो मामलों में आप सबको मैं शामिल करना चाहता हूं। और आप सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है, जगतजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा 2022 का जजमेंट है, देख लीजिए। उसमें कहा गया कि विक्टिम को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है हर मुकदमे में। तो मैं आपको सब मुकदमों में एक पक्षकार, महत्वपूर्ण पक्षकार, विक्टिम की तरह, पीड़ित की तरह बनाना चाहता हूं। और दूसरा, इस पीआईएल में शामिल करूंगा, दोनों को ईमानदारी से करूंगा, दोनों को सबकी डिटेल भेज दूंगा। कुल
1,000 रुपये प्रति इन्वेस्टर मांगा है। खर्चा लाखों ही नहीं भाई साहब, बहुत ज़्यादा होना है। कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन खेत का विषय है। कल ही एक फ़ोन आया कि हमारा 30 लाख में चोटी है, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके भेज दीजिए और 2,000 दे दीजिए। तो कहते हैं हम 2,000 अभी नहीं देंगे, जब आप हमें जीत के दे देंगे तब आपको 2,000 भी दे देंगे और वो 10% दे देंगे, अभी हम एक पैसा नहीं देंगे। अब बताइए आप। ऐसे ही दर्जनों फोन आ रहे हैं और इसी तरीके के जवाब हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सहारा में डूबा पैसा आप सभी वापस चाहते हैं, लेकिन 30 लाख रुपए की मैच्योरिटी वाला निवेशक भी 2,000 देना नहीं चाहता। नोएडा में 12 मार्च की बैठक में आप लोगों के संगठन के अध्यक्ष श्रीमान अभय देव शुक्ला जी ने कहा था कि वे 2 लाख निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं से 500 रुपये लेंगे और मुझे देंगे। ये बात मेरे प्रति कार्यकर्ता के 1,000 रुपये को काटते हुए बोली थी। मैं श्री अभय देव शुक्ला जी को ये बिल्कुल चुनौती देता हूं, 2 लाख से ये 2 लाख मतलब 500 रुपये भी नहीं ले पाएंगे। 2 लाख से ले लें, हम तो 6 साल से झेल रहे हैं, लेके दिखा दें, क्योंकि इसका योग 10 करोड़ होता है। और भाइयों और बहनों, जिस दिन ये 500 के हिसाब से ही आ जाए, ये अगर हमारे कॉर्पस में आ जाते हैं, मैं पूरे देश का ढूंढ ढूंढ के ईमानदार और बड़ा वकील जैसे कि हरीश साल्वे साहब और बहुत बड़े लोग हैं, वो भी मैं सब बता दूंगा। 1 दर्जन वकील अपने साथ खड़ा करूंगा और आपको एक एक बात अपनी जीत के दिखा दूंगा। आपको आपका पैसा पूरे इज्जत के साथ, पूरे ब्याज के साथ, पूरी पेनाल्टी के साथ आपको लेके दिखा दूंगा। लेकिन निवेशक या कार्यकर्ता 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। कुछ देना चाहते हैं, कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की स्थिति यही है। अभी तो 80% भी सामने नहीं आ रहा है, अपना आराम से देख रहे हैं। टंडन जी मर रहे हैं, मरेंगे, हो सकता है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको आज एक प्रश्न पूछता हूं कि मैं इस अभियान को आगे जारी रखूं, या जितने लोग ने हम पे विश्वास करके हमें पेपर दिए हैं, कुछ खर्चा दिया है, उनका मैं काम करा के और जयराम जी की कर लूं। क्योंकि एक तरफ 15 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करो, तैयारी करो, मेहनत करो, दूसरी तरफ 1,000-2,000 भी मांगो तो ना मिले, तो उससे मन बहुत खराब होता है, मुझे अपमान लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ कर रहा हूं। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो हमें अपने कमेंट में बताइए, ताकि मैं आगे अपनी, हाँ एक बात जरूर है कि जो मैंने वादा किया है PIL का, तो PIL मैं तैयार कर रहा हूं, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी शायद दुनिया में ना बन पाए। लेकिन अगर यही हाल रहा, वो PIL जो हजारों पन्ने की होगी, पूरी रेडी करके मैं आपके सबके नेता माननीय अभय देव शुक्ला जी को सादर हैंडओवर कर दूंगा, दे दूंगा, और उसके बाद उसको दाखिल करना, बहस कराना, ये उनका काम है। क्योंकि ये इन हालातों में, जब उस समय 250 लोग आए, भाई साहब 250 लोग आए, पैसे का मामला है, अगर आप 1,000 भी देते तो 2.5 लाख हो जाते हैं। पैसे कितने इकट्ठा हुए? कुल 27,000। शुक्ला जी के आदेश पर 2,000 रुपए मीडिया वालों को दे दिए गए। कितने बचे? 25,000। 14,000 टेंट वाले को, कुर्सी वाले को, माइक वाले को, चाय वाले को, समोसा वाले को, ये वाले को, वो वाले को दे दिए। मेरे संबंधों के कारण एयर कंडीशन हॉल फ्री में मिल गया था, नहीं तो और चले जाते। 1,50,000 रुपए कुल जमा, कैश बचा 11,000। अब आप बताइए, 11,000 में आप सर्वोच्च न्यायालय के बड़े बड़े वकीलों को करके जाना चाहते हैं। 11,000 में आप 30,000 में पार्टी बनना चाहते हैं।
गरीबों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। अगर वाकई में गरीब है, हाथ जोड़ लेते हैं तो मैं एकदम छोड़ देता हूं, एक पैसा नहीं लेता हूं। लेकिन जो दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, ये एक अपराध है, कम से कम मेरी नजर में ये उचित नहीं है। इसलिए और जो अभी खर्चा मांग रहा हूं 1000 वो बनने के लिए और 1000 PIL के लिए, तो भाइयों और बहनों नोट कर लीजिए, आप 2000 देते हो, मैं 20,000 की मेहनत करता हूं। आप कोई एहसान नहीं करते हो मुझ पर। मैं अपनी रात दिन की चैन, रात दिन का आराम सब कुछ त्यागे हुआ हूं, ये मेरा नेचर है। दफ्तर से रात को 3 बजे घर जाता हूं, 4 बजे जाता हूं, रात भर बैठा रहता हूं। इसलिए आप जो 1000-2000 की ये मदद कर रहे हो खर्चे की, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मिलने के बाद जो 10% फीस की बात है, वो भी कोई एहसान नहीं है। इन गंदे लोगों से, विश्व के सबसे बड़े चोरों से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, जबकि सब सरकारें मिली हुई हैं। इसलिए मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि मेरे मनोबल को बढ़ाइए, जो कि अभी डाउन हो रहा है। मेरा सहयोग करिए। अपनी ईमानदारी का जो सबूत आप चाहें मैं आपको दे सकता हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने समर्पण का, अपनी मेहनत का, अपने लिए, आपके लिए अपने त्याग का सब कुछ खपा दूंगा, आपको पैसा मिले, लेकिन आपकी तरफ से भी एक प्रोत्साहन आना चाहिए, जो खास तरीके से नहीं आ रहा है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग ये जान लीजिए कि जितना मेहनत मैंने की है और जितना मैंने रिसर्च इसके बारे में की है, जितनी जानकारी यहाँ इकट्ठा करी है, बैलेंस शीटें हजारों की संख्या में पड़ी हैं, किसी के पास नहीं है। ये मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ। आपको हमसे बेहतर कोई मिल जाए, जरूर उसके पास जाइए, उसको पकड़ लीजिए। जो मेरी मदद मुझसे कागज पत्र चाहेगा दे दूंगा, लेकिन ऊर्जा और समय पात्र के ऊपर खर्चा करना अच्छा लगता है। मैं एक मेहनती, ईमानदार, ज्ञानी, समर्पित, जुनूनी व्यक्ति हूं। सर्वोच्च न्यायालय का वकील हूं। भगवान ठाकुर जी हमें खूब सारा काम देंगे, मुझे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति का काम के लिए काम करना भगवान भी कहते हैं उचित नहीं है, जो पात्र ना हो। हाँ, जिन लोगों ने हमें पेपर दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, उनके लिए मैं वचनबद्ध हूं। उनके लिए पूरी मेहनत करता रहूंगा जब तक कि उनको उनका पैसा नहीं मिल जाए। लेकिन बाकी के लिए ये काम मुश्किल होगा। PIL तैयार करके दे दूंगा अभय देव शुक्ला जी को। आपके वो नेता हैं, वो जैसा ठीक समझे वो करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।